नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर, जिसे हिंदी में दमा रोग भी कह देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा किसे कहते हैं और अस्थमा होने के बाद क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और एलोपैथी के अंदर अस्थमा का क्या ट्रीटमेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अस्थमा किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अस्थमा, जिसको हिंदी भाषा में दमा का रोग कह देते हैं, यदि किसी को अक्सर सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है या जब भी वो सांस लेता है तो सांस लेने के बाद में उसके सीने में से सीटी जैसी आवाज़ आती है या उसके सीने में से फर की आवाज़ आती है, तो उस कंडीशन में आप समझ जाओ कि आपको अस्थमा या दमा की प्रॉब्लम है। तो अब बात कर लेते हैं कि अस्थमा क्यों होता है। तो अस्थमा सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़ों में दो ट्यूब होती हैं जिसको ब्रोनिकल बोलते हैं। और जो ब्रोनिकल ट्यूब होती है उनका काम होता है जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको अंदर लेके जाना और उसको फिर बाहर छोड़ देना। तो जब भी हमारे ब्रोनिकल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारे ब्रोनिकल्स की जो नलियाँ होती हैं वो खुलने की बजाय वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के कारण वो आसानी से हवा को पास नहीं करती है। अगर ऑक्सीजन ढंग से पास नहीं होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो अस्थमा की प्रॉब्लम यहाँ पर कहलाई जाती है। अस्थमा होने के कई कारण होते हैं, तो उन्हीं कारणों में से कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि धूल के कण, इसकी वजह से भी अस्थमा होता है। कचरे की वजह से भी अस्थमा होता है। ठंड की वजह से भी अस्थमा होता है। धूम्रपान की वजह से भी अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कई बार जो एज फैक्टर भी होता है, ज़्यादा अगर किसी की एज हो जाती है तो उस कंडीशन में भी अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अस्थमा कितने प्रकार का होता है। तो कॉमनली अस्थमा दो प्रकार का होता है। पहला होता है एलर्जिक अस्थमा, दूसरा होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो एलर्जिक अस्थमा में उन चीज़ों को रखा जाता है जो एलर्जी के कारण होती है। मान लो किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को किसी सुगंध से एलर्जी है या किसी को किसी खाने पीने से एलर्जी है, तो उस कंडीशन में उसको अस्थमा होता है। और नॉन एलर्जी वाला जो अस्थमा होता है वो जैसे कि ठंड की वजह से हो गया, मौसम के परिवर्तन की वजह से हो गया, तो उस कंडीशन में नॉन एलर्जी वाला अस्थमा यहाँ पर होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं लक्षण की कि अस्थमा के रोगी में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले कॉमन लक्षण होता है जो सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस ढंग से जो पेशेंट है वो ले नहीं पाता है, खिंच खिंच के उसको सांस आता है, सीने में से सीटियों जैसी आवाज़ आती है। सेकेंड इसमें लक्षण होता है छाती में दर्द होता है, उनके कठोरता बनी रहती है। उसके साथ साथ में उनको जो सांस की कमी महसूस होती है, खांसी भी उनको आती है। और जैसे मैंने पहले बताया आपको, सीटी जैसी उनके जो फेफड़े में से आवाज़ सी आने लग जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट की। क्या क्या ट्रीटमेंट हम अस्थमा के दे सकते हैं। वैसे तो अस्थमा का परमानेंट इलाज कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कुछ समय तक पेशेंट को राहत मिल जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि जो ब्रोनिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो ब्रोनिकल को खोलने के लिए, ताकि वो सांस आसानी से ले सके, तो उसके लिए क्या क्या हम दे सकते हैं। तो एलोपैथी में उसके लिए हम सबसे पहले आती है सैल्बुटामोल टैबलेट। तो सैल्बुटामोल टैबलेट आप उनको दे सकते हो, या फिर अस्थालीन नाम से एक सिरप आता है, सिरप भी आप उनको दे सकते हो। उसके साथ साथ में कई बार जो पेशेंट को नेबुलाइज़र भी लगाई जाती है। अगर ज़्यादा सांस की दिक्कत होती है तो नेबुलाइज़र आप उनको लगा सकते हो। नेबुलाइज़र के साथ साथ में अगर उनको ज़्यादा ही सांस की दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में उनको ऑक्सीजन भी लगाई जाती है डायरेक्ट, ताकि उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल सके। डायरेक्ट ऑक्सीजन देने का फ़ायदा ये रहता है कि जो उनके सांस लेने का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। डायरेक्ट ऑक्सीजन लगाने से उनके सांस लेने का बैलेंस जो ठीक हो जाता है और वो सांस ढंग से ले पाते हैं और फेफड़ों को आसानी से सांस यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ में जब भी फेफड़ों में सूजन आती है तो सूजन के लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सूजन के लिए हमें सेट्रॉइड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सेट्रॉइडल टैबलेट हमें इसके अंदर चलानी पड़ती है। तो सेट्रॉइडल टैबलेट का काम क्या होता है, जो ब्रोनिकल की नलियाँ होती है उनको जल्दी खोल देती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी राहत मिल जाती है। क्योंकि सेट्रॉइड है वो सूजन को कम कर देता है और सांस की नलियों को यहाँ पर डायलेट कर देता है, जिससे नलियाँ खुल जाती है, सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो उसके अंदर सेट्रॉइडल के अंदर आप बेटनीसोल टैबलेट आप दे सकते हो। और उसके साथ साथ में एक टैबलेट और आती है प्रेडनिसोल नाम से, इसको ओमनाकोटिल भी बोल देते हैं। 5 mg या 10 mg दोनों में से आप कोई सी भी आप दे सकते हो, या बेटनीसोल दे सकते हो या फिर आप प्रेडनिसोल आप इनको दे सकते हो। उसके साथ साथ में आपको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक आपको इसलिए देना पड़ेगा
क्योंकि जब भी दमा की किसी को प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में उनके जो फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक में आप उनको अमोक्सी 500 mg नाम से कैप्सूल आता है, वो आप उनको दे सकते हो। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट आती है, या आप उनको दे सकते हो। या फिर एंटीबायोटिक में आप उनको इंजेक्शन भी दे सकते हो। इंजेक्शन के अंदर आता है सेफ्ट्रोक्सिन 1 ग्राम इंजेक्शन आप उनको दे सकते हो। तो जो टैबलेट मैंने बताई आपको एंटीबायोटिक, ये टैबलेट आप एक गोली सुबह गोली शाम आप 5 दिन तक उनको दे सकते हो। बीडी की इसकी डोज रहेगी। जो इंजेक्शन होते हैं वो इंजेक्शन भी आप उनको एक सुबह एक शाम आप इंजेक्शन उनको लगा सकते हो। इनकी 4 दिन की डोज रहती है। बीडी के अंदर आपको इंजेक्शन उनको दे देने हैं। तो उसके साथ साथ में जो फेफड़ों के अंदर बलगम भी इकट्ठा हो जाता है, तो बलगम को निकालने के लिए एक सिरप आता है। सिरप का यहाँ पर मैं सोल्ट बता देता हूँ। उसके अंदर जो सोल्ट होता है वो होता है ट्रबूटालिन ब्रोमोहेक्साडिन नाम से उनके अंदर सिरप में सोल्ट मिलता है। तो इस सोल्ट का सिरप आप ले सकते हो ताकि वो बलगम को आसानी से बाहर निकाल दे। अगर बलगम आसानी से बाहर निकलेगा तो भी फेफड़ों की यहाँ पर सफाई होगी, और अगर बलगम निकलेगा तो छाती में भी आराम देखने को मिलेगा, कठोरता यहाँ पर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे अस्थमा, जिसको COPD भी बोल देते हैं, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।